नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम YouTube के माध्यम से जनरल साइंस लगातार क्लासों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, साथ साथ में हम PYQ भी सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम विद्यार्थियों ने कहा कि सर पहला जो टॉपिक था भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, उसकी PYQ जो है वो हमने नहीं की थी। तो आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जो PYQ है उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें मुख्य जो रूप से पुराने पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं वो उनको भी शामिल किया गया है और नई चीज़ें भी उसके आधार पर शामिल की है। तो शुरुआत करते हैं हम। PYQ का पहले क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, बर्फ का पिघलना ये है भौतिक का, फल का पकना ये है रासायनिक का, और पानी का वाष्प बनना ये भी भौतिक, और लोहे का चुंबक बनना ये भी भौतिक। अगर यहाँ और बना के लंबा क्वेश्चन करते तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा भौतिक और कौन सा रासायनिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फल का पकना जो है वो भौतिक, यानी मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन या डाइजेशन किस श्रेणी के अंदर आता है? तो भोजन का पाचन जो आता है वो रासायनिक परिवर्तन आता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? इसने शब्द दिया है प्रक्रिया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, विवाद भी इस पे हुआ था। अगर इन सारी जगह इस जगह अगर क्रिया भी लिखी आती साथ साथ में तो भी ये आंसर बनता है इसका। और अलग अलग अगर लिख देते, केवल भौतिक है, केवल रासायनिक है, केवल भौतिक व रासायनिक दोनों ही नहीं है, इस तरह से बना देते, या उत्क्रमणीय है, इस तरह के, तो उत्तर आ जाता। जब तो आता ये जब जलने का आता है तो रासायनिक परिवर्तन ही होता। परंतु इसमें जब इसने ये लिख दिया कि भौतिक और रासायनिक दोनों, तो कुछ मात्रा में मोम प्राप्त भी हो जाता है, शेष बच भी जाता है, और कुछ जल जाता है। दोनों प्रक्रिया ही इसमें शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। कपूर का सीधा ठोस में बदलना, किसी भी पदार्थ ठोस पदार्थ का सीधा गैस में बदलना, यानी द्रव्य अवस्था नहीं पाई जाती, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। बदलता है तो क्या है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ऐसे पदार्थ जैसे ये कपूर है तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोलते हैं इसको, जो इस क्रिया को संपन्न करते हैं। इनके अंदर जो है वो द्रव्य अवस्था नहीं पाई जाती। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है? नया पदार्थ नहीं बनता वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक पदार्थ जो परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ बनता है। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग बोलते हैं, रोकने के लिए जस्ते की परत चढ़ाते हैं, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? यसद लेपन बोलते हैं, यसद लेपन। इसी तरह से अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन की बात करें, लोहे पर जंग लगना, मूल जो लोहा जो है वो प्राप्त बाद में नहीं होता, मात्रा कम हो जाती है, तो ये परिवर्तन है रासायनिक। दूध से दही बनना, ये भी परिवर्तन है रासायनिक। पानी में चीनी का घुलना, ये है भौतिक। और मोमबत्ती का जलना, ये है रासायनिक। तो अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। इसी तरह से दूध का खट्टा होना यानी दही बनना, तो ये कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रिज्म में से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया है, कौन सा रंग विचलित सबसे कम विचलित होता है? तो आपको याद रखना है लाल रंग का विचलन जो है वो सबसे कम होता है। इसी तरह से अगली बात देखें, इंद्रधनुष हमेशा आकाश में किस दिशा में बनता है? सूरज हमारी पीठ की तरफ होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं सूर्य के विपरीत दिशा के अंदर जो है वो इंद्रधनुष हमेशा बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बाहर की तरफ कौन सा रंग होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बाहरी जो इंद्रधनुष बनता है, इस तरह का अगर इंद्रधनुष बने तो ये हिस्सा जो है वो बाहरी कहलाता है, ये आंतरिक कहलाता है। आंतरिक रंग जो होता है वो बैंगनी होता है, बाहरी रंग जो होता है वो लाल होता है। तो यहाँ पूछा है बाहरी रंग, बाहरी रंग फिर कौन सा आएगा? तो आपको याद रखना है बाहरी रंग जो होता है वो लाल होता है। इसी तरह से देखें, प्रकाश के किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है?
प्रकाश के किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है वो बैंगनी रंग की होती है। इसी तरह से प्रकाश की बूंद प्रकाश के लिए किसका कार्य करती है? छोटे प्रिज्म का कार्य करती है। किसका? छोटे प्रिज्म का। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, विबग्योर में आई का क्या अर्थ है? इंडिगो यानी जामुनी या नील रंग होता है। इसी तरह से अगला देखें, वाहनों का साइड मिरर पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। हजामत बनाने के लिए यूज होता है, वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण यूज होता है। इसी तरह से अगला देखें, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी f है, तो बीच का संबंध क्या होगा? तो f बराबर में होता है r/2। तो देखिए ये आ जाएगा C। 17वें का क्या आंसर होगा? C होगा, r/2 ये बनेगा। तो r होगी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हो जाती है, ये संबंध बताया जाता है। सूत्र है सीधा सीधा, वर्ण विक्षेपण की घटना में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है वो बैंगनी रंग का, परंतु इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका विचलन सर्वाधिक होता है, और जिसका विचलन सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ये ऑपोजिट सिस्टम रहता है। तो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है और विचलन सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा और तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होगा। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्यता जो है वो सबसे अधिक होती है? अभी हम बात ही कर रहे थे, तो आप बताओगे किस रंग की? तो आपको याद रखना है लाल रंग की। इसी तरह से अगर हम देखें अगले में, द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किस दोष को दूर करने के लिए? तो जरा दृष्टि दोष, जिसमें द्विफॉक्सी लेंस लगाते हैं, और हमने इस टॉपिक में भी पढ़ा था ये हिस्सा होता है उत्तल और ये हिस्सा होता है अवतल। इस लेंस को बोलते हैं द्विफॉक्सी लेंस। तो ये लिखा हुआ ना, 2 फोकस होते हैं। ये लेंस है, ऊपर का बड़ा हिस्सा अवतल का, छोटा निचला हिस्सा जो है उत्तल का होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो दृष्टि पटल पर बनता है। कॉर्निया आंख दान में हिस्सा दान किया जाता है, आंख में प्रकाश इसी हिस्से से प्रवेश करता है। परितारिका ये जो होती है ये मांसपेशियों से बनी होती है, और इसके फैलने और सिकुड़ने से ही तारा या पुतली के आकार में परिवर्तन होता है। वर्णांधता किस प्रकार का दोष है? तो ये आनुवांशिक दोष है। वर्णांधता जो है हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, नियम पूछा हुआ है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो किस तरह का होता है? इसमें आपको बताना है, या आभासी होता है और सीधा होता है। नॉर्मली जो हम दर्पण यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सकों द्वारा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है, तो याद रखोगे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें निकट दृष्टि और बाकी सारे दोष, तो प्रतिबिंब रेटिना के मुकाबले कहाँ बनता है? तो आगे बनेगा, रेटिना से आगे बनता है। पीछे बनता है वो दूर दृष्टि दोष में बनता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है वो किस में? रेटिना से पीछे बनेगा। स्पष्ट दिख रहा है तो कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है? अबिंदुकता को हम दृष्टि वैषम्य के नाम से भी जानते हैं। दृष्टि वैषम्य, दूसरा नाम इसका दृष्टि वैषम्य। तो इसमें बेलनाकार साधारण लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल अवतल का नहीं होता। कॉर्निया है गोल जैसे, इसकी आकृति में कोई विचलन आ जाए तो उसमें खड़ी और पड़ी लाइनें, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये लाइनें जो है वो स्पष्ट नहीं गिन पाता है, इसको ही बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? नेत्र लेंस प्रभावित होता है इसके अंदर। मोतियाबिंद के अंदर, मोतियाबिंद में नेत्र लेंस जो है वो प्रभावित होता है।
जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बूढ़ा होने पर व्यक्ति को दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो नेत्र गोलक का लंबा, कॉर्निया की वक्रता, सीलियर मांसपेशियों कमजोर होना। तो मांसपेशियां कमजोर या शिथिल हो जाती है, तो कौन सी? सीलियरी मांसपेशियां कमजोर होना, इसके कारण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो उसकी स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दृष्टि जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर यहाँ लिख लेता न्यूनतम दूरी की जगह अधिकतम, तो अधिकतम के लिए होती है अनंत, अधिकतम के लिए क्या होती है? अनंत। इसी तरह से अगर हम देखें, एक आवर्त लेंस के रूप में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आवर्त मतलब बढ़ाने वाला, तो आपको बताना है कि आवर्धित लेंस के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो उत्तल लेंस। जितने भी प्रकाशिक उपकरण होते हैं, प्रकाशिक उपकरण जैसे दूरदर्शी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इन सब के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है? तो आप कहोगे उत्तल लेंस लगा होता है। हमारी आंख के अंदर भी उत्तल लेंस ही होता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, पहले तो आपको याद रखनी है कि फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। उसकी क्षमता क्या होगी, तो ये देखना है। तो आपको इसमें आप सूत्र को याद रखना होगा कि फोकस दूरी जो ज्ञात करते हैं उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर 1/f। P बराबर में 1/f। P होता है, F होता है फोकस दूरी, क्षमता होती है वो P में पावर को P से शो करते हैं। अगर आप बात करें कि इसमें आपको दूरी दी हुई है -25 सेंटीमीटर, तो आपको इसमें देखना है कि इसमें जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? तो फोकस दूरी दे दी कितनी? -25 सेंटीमीटर। तो P बराबर में हो जाएगा 1/-25। तो ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अब आपको इसमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि ये दूरी जो है वो मीटर में होती है, तो P बराबर में क्या हो जाएगा? 1/0.25, और पॉइंट हटाने के लिए ऊपर करोगे 100, तो P बराबर में क्या आ जाएगा? माइनस तो चल ही रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 100/25, माइनस चल ही रहा है साथ में, तो 25 के 100, तो P बराबर में क्या आ जाएगा? -4। तो इसमें देखिए -4, तो -4 जो है वो किस में आया है? इसके अंदर, तो आंसर हो जाएगा -4। इसी तरह से अगर हम बात करें, फोकस दूरी पर रखा जाता है वस्तु को प्रतिबिंब। ये मैंने अब प्रतिबिंब बनाना बताया था आपको। जैसे कि मान लीजिए ये वस्तु के लिए प्रतिबिंब है, तो सबसे पहले अनंत, फिर आ जाता है 2f, और फिर आता है f। फिर मैंने तरीका बताया था आपको कि इसके अंदर अगर ये मान ले लाइन प्रतिबिंब की, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये f आएगा, ये 2f आएगा, और ये अनंत आएगा। इसके सीध में जो है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ लिखा हुआ है f। आपको ध्यान नहीं देना कि लेंस कौन सा है, इस पर गौर ही नहीं करनी। तो फोकस पे अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो देखिए कहाँ होगा? फोकस पर, लेंस के पीछे, अनंत पर। ये अनंत लिखा हुआ है, अनंत, ठीक है। तो इसमें किस पे बनेगा? अनंत पर बनेगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, निकट में 3 अक्षर है, मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय, जब इसमें अवतल लेंस यूज होगा। दृष्टि फिर व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पास की, दूर की, और चाहे इसमें पूछा है कहाँ की वस्तु नहीं दिखाते। निकट की दृष्टि, बाकी सारे दोष, यानी दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, किसकी वस्तु? तो दूर वाली वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न देखें, दूरदर्शी के निवारण के लिए लेंस। दूर के अंदर 2 अक्षर है, छोटे अक्षर लेंस वाला जो है उसमें उत्तल है, अगर निकट होता तो अवतल हो जाता। तो आप देखना दूरदृष्टि के निवारण के अंदर क्या लेंस यूज करेंगे? तो उत्तल लेंस। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है? तो आपको याद रखना है कि अभिसरित करता है यानी सेंटर्ड करता है, तो वो कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है वो होगा उत्तल लेंस। एक अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, मोतियाबिंद के लिए। अवतल लेंस यानी अक्षर 4 हैं और उत्तल के अंदर होते हैं 3। दूरदृष्टि दोष दूर के अंदर कम होते हैं और निकट के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा को ज़्यादा से, कम को कम से, हमने जब दृष्टि दोष पढ़ा था तब हमने डिक्लेयर किया था आपको। तो आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष के अंदर जो है वो लेंस कौन सा लगाते हैं? तो अवतल
लेंस जो है वो लगाया जाता है निकटदर्शी दोष में। अगला देखिए, लेंस की क्षमता SI मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है? उसके अंदर किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? तो उत्तल की पूछी है, तो उत्तल की तो होती है पॉजिटिव और अवतल की क्या होती है? नेगेटिव। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया। कोशिश करी है पूरी कि भी जल्दी से जल्दी आपके अच्छे से समझ में आए ये। तो आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। सभी का थैंक यू।